नमस्कार, मैं हूं अनुज सिंघल और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो। इस समय बाज़ार में काफ़ी दिक्कतें हैं क्योंकि एक तरफ है कच्चा तेल और यूएस ईरान वॉर जो वापस एक बड़े रिस्क के तौर पर लौटा है, और दूसरी तरफ है एक मिक्स अर्निंग सीज़न जहां पर कंपनीज की कमेंट्री भी काफ़ी मिक्स रही है। हालांकि कई सेक्टर्स हैं जहां पर हमें अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं, लेकिन सवाल ये कि इस समय इन्वेस्टर्स क्या करें। और हमारे साथ आज जुड़े हैं सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में एचएसबीसी म्यूचुअल फंड के सीईओ कैलाश कुलकर्णी। कैलाश जी, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज़ का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत समय बाद आपसे बात हो रही है। इस समय ये जो अनसर्टेनिटी का एटमॉस्फेयर है, इसमें आप निवेशकों को क्या सलाह देंगे? आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि अनसर्टेनिटी काफ़ी है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के वजह से। और मेरे हिसाब से जो इंडियन इन्वेस्टर जो है, निवेशक जो है, वो काफ़ी हद तक मैच्योर हो गया है। 10 साल पहले अगर ये सवाल करते थे तो मुझे कहना पड़ता था कि टिके रहिएगा, आप चिंता मत कीजिएगा। बट अभी जो हम बिहेवियर देख रहे हैं निवेशकों का, हमें बिल्कुल पैनिक रिडेम्पशंस दिख नहीं रहे हैं। लोग वेट एंड वॉच मोड में हैं। एसआईपी के द्वारा वो निवेश कर रहे हैं। पर ये कहना चाहिए कि लोगों ने हर 6 महीने में मेरे हिसाब से एटलीस्ट एक नज़रिया देखना चाहिए कि आपका जो निवेश चल रहा है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, और इस हिसाब से टिके रहना चाहिए। आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भारत अ, का जो अर्थव्यवस्था है वो अमंग्स द अदर कंट्रीज काफी हद तक बेस्ट है। और उस हिसाब से आई थिंक निवेशक रुके हुए हैं, टिके हुए हैं। बट हाँ, जरूर ऐसा नहीं है कि वो बहुत पैसे लेके अंदर आ रहे हैं, वेट एंड वॉच मोड में हैं, पर रिडीम नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से निवेशक जो है काफी मैच्योर हो गया है पिछले 10 सालों में, और ये बहुत ही अच्छी चीज है भारत देश के लिए। कैलाश जी, ये बात मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि बाज़ार में पिछले अब ऑलमोस्ट 2-3 साल से रिटर्न्स नहीं बने हैं, एटलीस्ट इंडेक्स लेवल पर। तो ऐसे में ये पैसा कब तक आता रहेगा? और एट द एंड ऑफ द डे अगर इस पैसे को रिटर्न्स ना मिलें तो क्या रिस्क रहेगा कि ये पैसा कहीं और जाए फिर? तो अगर हम ब्रॉड इंडेक्स देखेंगे तो ब्रॉड इंडेक्स पे नहीं बना है ज्यादा पैसा। पर अगर आप डाइवर्सिफाइड इंडेक्स देखोगे तो पैसा जरूर बना है। और निवेशक जो आज निवेश कर रहा है वो लार्ज कैप्स में ना करके या निफ्टी 50 में ना करके, वो काफी हद तक लार्ज एंड मिड कैप या मिड कैप ऐसे सेगमेंट्स में आ रहा है, या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में काफी हद तक तुम देख रहे हो कि पैसा आ रहा है। तो मेरे हिसाब से निवेशक ये जानता है कि प्योर लार्ज कैप पे शायद थोड़ा टाइम लगेगा निवेश रिटर्न्स आने में। तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लोगों ने किया है। और मिड कैप एक कैटेगरी ऐसी है जो लोग पसंद कर रहे हैं, और वहाँ जरूर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। बट वो एक सेगमेंट है जहाँ अगर आप 2 साल या 3 साल का रिटर्न देखोगे तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिटर्न है। डबल डिजिट में रिटर्न्स मिल रहे हैं 3 साल तक। ओके, बिल्कुल। तो इस समय आप क्योंकि पैसा काफ़ी आ रहा है मार्केट में, जैसा आपने बोला कि इंडेक्स लेवल पर रिटर्न नहीं बने, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में शानदार मूव्स बने हैं। इस समय आपके हिसाब से जो सबसे बड़ी थीम्स हैं, सबसे पॉजिटिव थीम्स हैं, वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटाइजेशन या फाइनेंशियलाइजेशन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये थीम्स जो है वो काफी हद तक चल रही है। पर और एक नई थीम जो दिख रही है जो काफी हद तक मेरे हिसाब से आगे जाके चलेगी, क्योंकि इतने सारे एफटीएस भारत सरकार ने किए हैं अलग अलग देशों के साथ, करीबन 70% से ज्यादा जो ग्लोबल ट्रेड है वहां पे हमने एफटीएस किए। तो मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट्स एक सेक्टर जो है वो काफी हद तक अच्छा चलेगा। और एक्सपोर्ट्स अगर हम देखेंगे तो वो सेक्टर एग्नोस्टिक है। अगर देखा जाए तो आप ऑटोमोबाइल से लेके फिशरीज से लेके टेक्सटाइल से लेके डिफेंस से लेके काफी सेक्टर्स उसमें आते हैं। और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों टाइप के कंपनीज एक्सपोर्ट्स में हम देख रहे हैं। तो आई थिंक ये एक सेक्टर है जो जरूर आगे जाके अच्छा चलना चाहिए। ओके, आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की। मैन्युफैक्चरिंग में अब कई अलग अलग धड़े हैं। अब जैसे डिफेंस है, ईएमएस है, और भी बहुत चीज़ें हैं विद इन मैन्युफैक्चरिंग। कोई पर्टिकुलर सब थीम्स जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं?
नहीं, मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा टू आइडेंटिफाई सब थीम थोड़ा तकलीफ होगा, बिकॉज जो पीएलआई इंसेंटिव्स अभी भी चल रहे हैं, जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी जो 2-3 साल से चल रही है, उसका बेनिफिट जरूर मिल रहा है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था कि शायद मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स 2 या 3 स्टेट्स में जाते थे, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और आज लगभग 8-10 ऐसे स्टेट्स हैं भारत में जो compete करते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लाने के लिए। तो आप अगर देखोगे, चाहे वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है जो करीबन 7-8 स्टेट्स में अभी फोकस आया है, या कोई भी इंटरनेशनल कंपनी अगर भारत आना चाहती है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए, तो अलग अलग स्टेट्स compete करते हैं, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द नेशन। क्योंकि जो ग्रोथ आ रहा है वो सिर्फ 2 या 3 स्टेट्स में नहीं आ रहा है, वो 10-11 स्टेट्स में आ रहा है ग्रोथ। और ये डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत अच्छा है, और इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन जो है जिससे फायदा भी होता है पूरे कंट्री के लिए। ओके। अच्छा, आपने इतनी सारी थीम्स की बात की, आईटी नहीं मेंशन किया आपने। आईटी में आपने अब बड़े नंबर्स देख लिए हैं ऑलरेडी। अब इस समय लार्ज कैप आईटी पर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि हमने एक लोअर लेवल से रैली देखी, लेकिन वापस वहाँ पर हायर लेवल पे थोड़ा सा कूल ऑफ आना शुरू हुआ है। हाँ, जरूर है, बट थोड़ा वेट एंड वॉच है, बिकॉज ग्लोबल अनसर्टिनिटी इतनी है आईटी के वजह से। और ज्यादातर की एआई एआई लेड जो आईटी कंपनीज फोकस कर रही है, दे आर डूइंग वेल, बट वहाँ पे वैल्यूएशंस काफी हद तक काफी हाई हो गए हैं। तो हम लोग वी आर अंडर वेट आईटी एज अ फंड हाउस। इंक्लूडिंग मिड कैप आईटी, या फिर मिड कैप आईटी में फिर भी थोड़े मौके बेटर हैं? हाँ, वो गिन चुन के कोई भी सेक्टर अगर देखा जाए, तो बॉटम अप स्टॉक पिकिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, और हमारा स्टाइल है बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करने का। चलिए, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई कुछ बड़े सेक्टर्स की। इसमें एक और सेक्टर रह गया। अब ये जो प्राइवेट बैंकों के नंबर्स आए हैं उसके बाद सारे स्टॉक्स गिरे। मतलब कईयों के अच्छे नंबर के बाद भी स्टॉक्स गिरे। ऐसा क्यों हो रहा है? और प्राइवेट बैंक्स को लेकर अब आपका क्या व्यू है, बड़े प्राइवेट बैंक्स को लेकर? तो अनुज, बीएफएसआई सेक्टर की बात करता हूँ मैं, प्राइवेट बैंक स्पेसिफिकली नहीं बात कर रहा हूँ। और बीएफएसआई सेक्टर अगर आप इंडेक्स देखा जाए, तो वो 50-50 है, 50 फॉर लेंडिंग एंड 50 फॉर कैपिटल मार्केट्स। दैट्स हाउ द इंडेक्स कंस्ट्रक्शन है। हमारे पास भी बीएफएसआई फंड है जैसे बाकी लोगों के पास है, पर हमारा जो बीएफएसआई फंड है वो 80-20 प्ले कर रहा है, 80% कैपिटल मार्केट्स और 20% लेंडिंग सेक्टर में। वी बिलीव जो ग्रोथ है वो ज्यादा बीएफएसआई सेक्टर में कैपिटल मार्केट साइड पे आनी चाहिए, बिकॉज कैपिटल मार्केट्स में 7 या 8 सब थीम्स है। एसेट मैनेजर्स है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, स्टॉक एक्सचेंजेस है, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स है, डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स है, फिनटेक प्लेयर्स है। इतने सारे थीम्स है, तो आज अगर हम पैसा लगाना चाहते हैं तो हम ज्यादा कैपिटल मार्केट साइड की ध्यान देंगे और कम लेंडिंग साइड पे दे रहे हैं। दूसरी चीज ऐसी है कि विद इन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर वो चूज करना पड़ रहा है इन दैट स्पेस। बट बीएफएसआई ये बहुत ही बड़ा सेक्टर है इंडेक्स में, और उस हिसाब से अगर आपका अगर इवन 25% एक्सपोजर बीएफएसआई सेक्टर में है, तो भी वो अंडरवेट कहलाता है, बिकॉज इंडेक्स वेटेज उससे ज्यादा है। तो हम लोग ज्यादा कैपिटल मार्केट साइड पे खेलना चाहते हैं, या निवेश करना चाहते हैं। खेलना खेलना तो गलत शब्द हो जाएगा, निवेश करना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल सही किया आपने। क्योंकि क्या होता है ना, हम इंग्लिश में बोलते हैं कि वी वांट टू प्ले दिस थीम, और वो हिंदी में वो खेलना बोल देते हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल, आप। हाँ, तो नहीं। बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो फिर एक सेकंड, फिर इसमें आपने, लेकिन एक्सपोर्ट आपने बोला, तो एक्सपोर्ट को हम एक्स ऑफ आईटी देख रहे हैं। इसमें फार्मा पर अब आपका क्या भी होगा? जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाए उसके बाद जो गिरावट आई फार्मा में, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखें या फिर थ्रेट? देखो, जब कोई भी एक अनाउंसमेंट हो जाता है हाँ। एक बड़े देश से, हमने देखा है कि काफी अनाउंसमेंट हफ्ते भर में बदल जाते हैं, तो ये वेट एंड वॉच करेंगे। वैसे भी वो 2 साल बाद लागू होने वाला है, 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 3 महीने बाद इस यही अनाउंसमेंट का क्या होने वाला है। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच पे रहेगा वो। इंस्टेंट रिएक्शन ऑब्वियसली मार्केट का ये रहता है, जब भी ऐसा कोई बड़ा अनाउंसमेंट होता है तो एक रिएक्शन आ जाता है, वो सेंटिमेंटल होता है, बट फंडामेंटली कैसा चलने वाला है उसके लिए रुकना पड़ेगा। निवेश दो तरीके के होते हैं, एक जो हम बोलते हैं ट्रेडिंग, और दूसरा है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर कंपनीज जो है फार्मा में फंडामेंटली ठीक कर रही हैं और नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छा है,
तो वो देखना पड़ेगा कैसा है। मैं एक फिशरीज का एग्जांपल देता हूँ अनुज। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन फिशरीज जो है वो यूएस में एक्सपोर्ट होता था, और यूएस ने जब टैरिफ्स लगाए बड़े, पिछले साल हमने देखा कि 16% वाई ग्रोथ हुआ था फिशरीज में। और वो जो यूएस का जो ओवर डोमिनेंस था वो हमने साउथ ईस्ट एशिया, जापान पे हमने डाइवर्ट कर दिया मार्केट, एंड इसीलिए फिशरीज का ग्रोथ हुआ है। तो मैं बिलीव करता हूँ कि भारत ऐसा देश है जो अपॉर्चुनिटीज हमेशा ढूंढते रहता है। जबकि आज के दिन में मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स यूएस के होंगे, और 2028 में ये चेंजेस लागू होने वाला है, तो 2 साल काफी होते हैं। आई थिंक वी कैन डाइवर्सिफाई द मार्केट, स्पेशली विद ऑल द एफटीएस जो हमने साइन किए हैं। ओके, चलिए, बिल्कुल कैलाश जी, जैसा आपने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा अपने आप को इनोवेट, री इनोवेट जब ज़रूरत पड़े करता रहा है, और होपफुली आगे भी ऐसा करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। चलिए, इस सेगमेंट में इतना ही, अभी एक ब्रेक लेंगे, लेकिन इसके बाद डिस्कस करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस, एसआईएफ कैटेगरी की बात होगी। आपको इसमें क्यों निवेश करना चाहिए, इन सब पर बातचीत करेंगे मनी फ्रंट के को फाउंडर और सीईओ मोहित गांग से। एक बार फिर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में। अगर आप म्यूचुअल फंड से थोड़ा हटकर ज़्यादा रिस्क लेकर कमाई का नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ही एक नई कैटेगरी एसआईएफ यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड का चुनाव कर सकते हैं। एसआईएफ की एंट्री क्या आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, इस पर आज फोकस करेंगे। और आज हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए मनी फ्रंट के को फाउंडर और सीईओ मोहित गांग जुड़े हैं। मोहित, सीएनबीसी आवाज़ पर स्वागत है आपका। पहले तो जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे, ये एसआईएफ एग्जैक्टली है क्या? क्या ये म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच का एक ब्रिज है कि आप म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, पीएमएस से कम, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लिमिट होती है? क्या वो ये है या कुछ और है? जी अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। एसआईएफ यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, ये सेबी द्वारा लॉन्च किया गया एक नया कैटेगरी तो नहीं कहूंगा, बट एक नया स्वरूप है निवेश का। न्यू किड ऑन द ब्लॉक। बेसिकली जो निवेशक अब तक म्यूचुअल फंड में काफी अच्छी तरह से निवेश कर चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं इस प्रणाली से, जिनको थोड़े बड़े टिकट्स में कुछ अग्रेसिव स्वरूप में निवेश करना है, तो उनके लिए सेबी ने एक स्टेप अप दिया है। सेबी आपको ये कहना चाहता है कि अगर आप लेट्स से हायर कैटेगरी या इवॉल्व्ड प्रोडक्ट्स में निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि एआईएफ और पीएमएस, तो पहले एक बार इस एसआईएफ कैटेगरी को जांच लीजिए, इसको परख लीजिए, क्योंकि ये आपको एक माध्यम दे रहा है कि आप दूसरी कैटेगरीज में अच्छे से जा पाएं, अच्छे से वहां पर आप एडमिशन ले पाए। तो इसके अंदर में अनुज, सेबी ने कुछ कुछ रिलैक्सेशंस दिए हैं फंड मैनेजर्स को, तो वो थोड़ा सा अग्रेसिव स्वरूप दे सकते हैं अपने स्कीम्स को। जैसे कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है, वहां पर डेरिवेटिव्स का यूसेज अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर हेजिंग। यहाँ पर सेबी ने 25% तक ओपन डेरिवेटिव्स अलाउ करने की परमिशन दी है सारे ही फंड्स को। यानी वो ओपन शॉर्टिंग भी कर सकते हैं और नेकेड लॉन्ग्स तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टोरल छूट्स दिए गए हैं, बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक लिमिट्स को बढ़ाया गया है, डेट में भी काफी ज्यादा रेटिंग रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। तो ओवरऑल इसे थोड़ा सा अग्रेसिव बनाने की कोशिश की गई है, बट इसे रखा गया है म्यूचुअल फंड के दायरे में ही, यानी रेगुलेशन सेबी के अंदर में ही आते हैं। बट सेबी ने ये स्पेसिफाई किया है कि जो भी फंड हाउस एसआईएफ स्कीम लॉन्च करता है, उन्हें एक नई ब्रांड के अंदर में इसको लॉन्च करना होगा। तो आप देखेंगे जितने भी फंड हाउसेस ने एसआईएफ स्कीम्स लॉन्च किए हैं, उन्होंने एक नए ब्रांड को इजाद किया है। तो कुछ सालों तक वो इस ब्रांड के अंदर में इसको चलाएंगे, ये बोल के कि चलिए ऑल्टिवा बाय ईडलवाइज या मैग्नम बाय एसबीआई वैसा। बट आने वाले 2-3 सालों में वो पूरी तरह से अलग हो जाएगा और एक अलग ही कैटेगरी बन जाएगी। तो ये एक नटशेल में एसआईएफ है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें नेकेड शॉट अलाउड है बेसिकली, ये एक थोड़ा सा फर्क होगा। तो इसमें टैक्सेशन का क्या एंगल होगा, और ये क्यों करना चाहिए मुझे, अगर मुझे करना है तो? जी अनुज, देखिए, इसमें टैक्सेशन काफी हद तक म्यूचुअल फंड जैसा ही है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि इसमें 7 कैटेगरीज हैं, 3 इक्विटी की, 3 हाइब्रिड की और 3 इक्विटी की, 2 हाइब्रिड की और 2 डेट की। तो जो 3 इक्विटी कैटेगरीज है, इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट नॉर्मल, जो कि आपका एक फ्लेक्सी कैप फंड जैसा चलेगा, एक इक्विटी X100 जो कि टॉप 100 स्टॉक्स को छोड़कर
बचे हुए जो स्टॉक्स हैं मार्केट के वहां पर निवेश करेगा, यानी थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप स्ट्रेटेजी हो गया। और एक इक्विटी सेक्टोरल रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड, तो वहां पर आप सेक्टोरली रोटेट कर सकते हैं और थोड़ा अग्रेसिव टैक्टिकल मूवमेंट्स ले सकते हैं फंड मैनेजर। तो ये 3 इक्विटी की कैटेगरीज है। यहां पर जो टैक्सेशन है अनुज, वो एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड जैसा ही है। यानी 1 साल के ऊपर अगर आप होल्ड करते हैं तो 12.5% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। 1.25 लाख तक की लिमिट आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वहां पर एग्जेम्प्ट होता है। और 1 साल के नीचे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी 20% लगेगा। जो दूसरी कैटेगरी है हाइब्रिड, जो कि सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी है, वहां पर भी आपके पास में 3 कैटेगरीज है। सॉरी माफ कीजिएगा, वहां पर आपके पास में 2 कैटेगरीज है। तो पहली कैटेगरी है आपके पास में हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट, जो कि सबसे पॉपुलर कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी है आपके पास में एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट। तो यहाँ पर जो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी है अनुज, उसके अंदर में ये सारे ही फंड्स पूरी हाइब्रिड कैटेगरी के इंटरवल फंड्स होंगे। यानी यहाँ पर आपको डेली रिडेम्पशन और डेली परचेसेस अलाउड नहीं है। कुछ फंड्स की फ्रीक्वेंसी वीकली है, कुछ की मंथली है। तो उस तरह की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे आप निवेश कर सकते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे आप रिडीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप डेली इंटरवल फंड बन जाते हैं तो इन्हें नेसेसरली अपने आप को लिस्ट करना पड़ता है एक्सचेंज पर। और वाया लिस्टिंग जो टैक्सेशन बनता है वो है इक्विटी का ही 12.5% लॉन्ग टर्म में 1 साल के ऊपर। तो हाइब्रिड कैटेगरी का जो टैक्सेशन है वो भी 1 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म ही लगेगा 12.5। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाइब्रिड कैटेगरी में अगर आप शॉर्ट टर्म है यानी 1 साल के नीचे, तो आपको स्लैब रेट पे टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर 20% वाला लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता है, वो आपको पूरे स्लैब रेट पे टैक्सेशन देना पड़ेगा। एक डिस्क्लेमर, एक आध हाइब्रिड फंड ऐसे हैं इंडस्ट्री में जो कि इंटरवल फंड नहीं है, तो वहां पर जो 1 साल का लॉ है वो लागू नहीं होता। वहां पर टैक्सेशन 2 साल के ऊपर 12.5 हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें हर स्कीम का अलग स्वरूप है, हर स्कीम का अलग तरीका है ऑपरेट करने का। तो वो निवेशकों को समझना पड़ेगा कि कौन सा स्कीम क्या बोलना चाहती है और उसमें निवेश करना क्यों फायदेमंद है उनके लिए। और तीसरी जो कैटेगरी है डेट की, वहां पर अभी तक फिलहाल कोई भी फंड लॉन्च नहीं हो पाया है, बिकॉज अपेरेंटली आप G-Secs में गवर्नमेंट बॉन्ड्स में शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। तो शायद उसका कोई जब तक सोल्यूशन नहीं आता तब तक मुझे लगता है वहां शायद फंड लॉन्चेस नहीं होंगे। तो फिलहाल इक्विटी और हाइब्रिड यही 2 कैटेगरीज हैं जो कि ऑपरेशनल है, और टैक्सेशन जैसा मैंने आपको बताया अलग अलग है, बट काफी हद तक म्यूचुअल फंड के बराबर ही है। ओवरऑल अब तक कितनी स्कीम आ चुकी हैं इसमें, कितने म्यूचुअल फंड्स की, और कितना साइज है रफली? तो अभी देखिए सिर्फ 8 महीने हुए हैं इस कैटेगरी को लॉन्च हुए हुए, और उसमें 28 स्कीम्स करीब करीब मार्केट में लॉन्च हो गया। और जब भी आप बात करते हैं तो आप मान के चलिए शायद 1-2 ऑलरेडी लॉन्च फेज में होगी या फिर अप्रूवल फेज में होंगी और जो नई आ रही होंगी। और कुल मिलाकर मेरे हिसाब से करीब 13,800 करोड़ के आसपास का एयूएम हो चुका है ऑलरेडी इस कैटेगरी में। तो काफी बड़ा साइज भी हो चुका है पिछले 8 महीने में। इसमें हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट जो है अनुज, वो सबसे बड़ी कैटेगरी है, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का एयूएम वहां पर टच हो रहा है। तो विच इज द लार्जेस्ट कैटेगरी, और सबसे ज्यादा इन्फ्लोज भी वहां आ रहे हैं बिकॉज वहां पर निवेशकों ने अच्छा एक्सपीरियंस देखा है। अगर आप देखेंगे हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट में अलग अलग फंड्स हैं, कोई आर्बिट्राज प्लस प्लस कहकर अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, कोई इक्विटी सेविंग्स प्लस कहकर अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, कोई बैलेंस एडवांटेज के ऊपर अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। बट नट शेल में यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि गिरते हुए मार्केट्स में, जैसे मार्च के महीने में हमने देखा कि मार्केट काफी ज्यादा गिरे थे, वहां पर भी अमूमन जितने फंड्स थे हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट के वो बहुत कम नेगेटिव थे, -0.5 -1 के आसपास। और 2-3 फंड्स तो ऐसे थे जो पॉजिटिव थे उस मंथ में भी। पर जो बहुत पॉजिटिव मंथ था, जैसा अप्रैल का मंथ जहां पर मार्केट में जबरदस्त रैली आई, वहां पर सारे ही हाइब्रिड फंड्स ने उतना अच्छा उछाल नहीं दिया, बट सारे ही पॉजिटिव थे और रीजनेबली पॉजिटिव थे। तो कहने का मतलब ये कि रिस्क एडजस्टेड अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं, अगर आप बहुत अग्रेसिव इक्विटी रिटर्न प्रोफाइल नहीं देख रहे हैं, बट आपको डाउन साइड में भी थोड़ा सा कवर चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, आप आर्बिट्राज से ज्यादा अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, और आपको टैक्सेशन भी इक्विटी का चाहिए, तो देन हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट अंडर द SIF category becomes an extremely interesting option to invest in. ओके चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन है, अगर आप थोड़ा म्यूचुअल फंड से ऊपर जाना चाहते हैं लेकिन PMS और AIF के लेवल तक अभी नहीं जाना चाहते, तो उसके लिए मोहित बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, CNBC आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आज के लिए इतना ही, और आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।